हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल्स, और मुगल्स में भी हम पोस्ट मुगल्स को देखेंगे, क्योंकि हमने औरंगज़ेब तक का सफ़र तय कर चुके हैं और औरंगज़ेब के बाद जो उनके पोस्ट मुगल्स आते हैं, उनके नाकारा शासक आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट मुगल इम्पीरियर ऑफ द मुगल डायनेस्टीज़। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये हम थोड़ा सा देख चुके हैं। इसके बारे में हमने औरंगज़ेब तक देखा था। और जैसा औरंगज़ेब जो है अपनी सत्ता जो हासिल करता है वो अपने ब्रदर्स को मारकर करता है, सिमिलरली ऐसी ही जो है इतिहास आपको देखने को मिलेगा आगे। तो इसके बाद औरंगज़ेब के बाद आपको देखने को मिलेंगे मुअज़्ज़म, है ना। इसके बाद जहांगीर शाह, आलमगीर, है ना, ये आपके फ़र्रुखशियर, इसके रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड जो होंगे वो लास्ट मुग़ल इम्पीरियर होंगे। और इस तरीके से मुग़ल डायनेस्टीज़ का पतन हो जाएगा। तो अब हम वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास है। तो चलिए शुरू करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट से, और 1707 से 1712 तक जो है सत्ता में ये रहेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब, मुगल डायनेस्टी इज़ फेसिंग द चैलेंजेस
वॉर ऑफ सक्सेशन सिमिलर लाइक द टाइम ऑफ द शाहजहाँ, जैसा शाहजहाँ के टाइम पर हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है और यहाँ पर इतिहास दोहराया जाएगा औरंगज़ेब के पुत्रों के बीच में। और यहाँ पर है मुअज़्ज़म जो कि काबुल में रूल कर रहे हैं, कामबख्श जो कि बीजापुर में हैं, और एक मोहम्मद आज़म होते हैं। तो इसमें जो ख़ास बात यह है कि इस वॉर ऑफ सक्सेशन में जीतते हैं हमारे बहादुर शाह, जिन्हें शहज़ादा मुअज़्ज़म के नाम से जाना जाता है। शहज़ादा जो मोहम्मद कामबख्श होता है, एक्चुअली औरंगज़ेब जो है वो मोहम्मद कामबख्श को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें एक टाइटल भी देते हैं और उन्हें दीन पनाह टाइटल दिया जाता है। तो ये एक फैक्ट है, यदि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ जज़ाऊ होता है। बैटल ऑफ जज़ाऊ इज़ नथिंग बट दैट इज़ द बैटल फॉर द सक्सेशंस। ठीक है, ये सत्ता के लिए लड़ा गया युद्ध है जिसमें मुअज़्ज़म और आज़म जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं, और जीत किसकी होनी है ये आपको पता है। मुअज़्ज़म इसमें जीत जाएंगे और इस तरीके से सत्ता में वो आएंगे। लेकिन एक संघर्ष और होगा और वो होगा बीजापुर, और बीजापुर में कामबख्श को हराया जाएगा, और कामबख्श को हराने के बाद सत्ता में बहादुर शाह फर्स्ट जो है सत्ता में आएंगे। ही वॉज गेटिंग दिस काइंड ऑफ द टाइटल्स। मुअज़्ज़म जो है इस नाम का जो है टाइटल लेते हैं और उसके बाद सत्ता में आते हैं। अब ख़ास बात यह है कि इनको जो सत्ता मिल रही है वो बहुत ही ओल्ड एज में मिल रही है। 65 ईयर्स के जब होते हैं तब ये सत्ता में आते हैं। तो 65 ईयर्स जब आप देखते हैं कि भारतवर्ष में लोग रिटायर्ड होते हैं, उस समय ये सम्राट बन रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ के नेता तो जो कब्र में पाँव लटके होते हैं फिर भी जो है सत्ता के लालची होते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इनकी पॉलिसीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पॉलिसीज़ का अंदाज़ा लगाने का तात्पर्य ये है, जब 65 ईयर्स का कोई व्यक्ति सत्ता में आता है तो वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या वॉर जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। 65 वर्ष का व्यक्ति जब रिटायर्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, जनरली घर बनाता है, आराम में स्टे करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो घर पर रहता है, छोटा मोटा काम करता रहता है, ज़्यादा 3-5 नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ 3-5 का मतलब है कोई वॉर जैसी चीज़ें नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो अनुभवी हो चुका है और अनुभवी होने के द्वारा वो पॉलिटिकल जो है जो कॉन्फ्रेंसीज कर सकता है, मतलब राजनीतिक चालें या कूटनीतिक चालें ज़रूर करेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा और इसकी पॉलिसीज़ को हम उस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या किया, ही वॉज वेरी दैट मीन्स कि टॉलरेंट एटीट्यूड्स अपनाता है हिंदू अधिकारियों और राजाओं के प्रति। तो ये तो एक हो गया कि भाई कि हाँ यार उनका सहयोग चाहिए, उनसे हेल्प चाहिए, इसलिए ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है कि ये साहू जी को रिलीज़ कर देता है। डू रिमेंबर द चैप्टर ऑफ द मराठास और 17 हमने देखा था कि किस तरीके से साहू जी को जो है वो कैद कर लेता औरंगज़ेब। लेकिन ये टाइम होता है जब क्या होता है कि यहाँ पर साहू जी को रिलीज़ कर देगा बहादुर शाह फर्स्ट। साहू जी को रिलीज़ करने के पीछे कारण ये है कि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन मराठाओं में सिविल वॉर को इनिशिएट करने के लिए वो इस तरीके से कूटनीतिक चाल खेलता है और इस तरीके से साहू जी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और वी विल ऑब्जर्व द बैटल ऑफ खेड़ा एंड दैट इज़ द बैटल इन बिटवीन द मराठा एंड मराठा, और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साहू जी और ताराबाई होती हैं और इनके बीच में हम देखते हैं साहू जी जो है जीत जाते हैं और साहू जी जो इस तरीके से कंसेप्ट करते हैं। तो ये कहानी है थोड़ी सी वहाँ से जो रिलेटेड जो हमने मराठा में देखी थी। इसके बाद इन्हीं के टाइम पर एक क्या है कि बंदा बैरागी या बंदा बहादुर नाम के एक व्यक्ति ने सरहिंद के राज्यपाल को मार दिया है। सरहिंद का राज्यपाल है वज़ीर खान। कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। अब ये क्या कहानी है थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं। ये एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई को जाना जाता है बैटल ऑफ लोहगढ़। 1710 का समय है। ख़ास बात यह है कि दिस बैटल इन बिटवीन द मुगल्स एंड द बंदा बहादुर। बंदा बहुत ही बहादुरी से लड़ता है लेकिन बहादुर शाह के सामने टिक नहीं पाता एंड फाइनली ही इज़ गोइंग टू डिफीटेड बाय द बहादुर शाह और वो इनके द्वारा हराया जाता है या डिफीट हो जाता है। ये बंदा बैरागी कौन है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बंदा बैरागी इज़ नथिंग बट ही वॉज कंसिडर्ड एज ए 11th सिख गुरु ऑफ द सिख डायनेस्टी। सिख वंश का जो हमने गुरु देखे थे गुरु गोविंद साहब, और उसके बाद जो है ये जो है शासक आते हैं, मतलब 11वें नंबर पर आते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम 11वें नंबर के गुरु हैं, लेकिन एक्चुअली इनको कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि 10वें गुरु के बाद ही ये गुरु का पद जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वोपरि माना गया है। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ
थोड़ा बहुत इनके कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दिस इज अ बैटल इन बिटवीन द मराठास एंड द मुगल्स, सॉरी सिख एंड द मुगल्स। लोहगढ़ की लड़ाई को हमने देख लिया है, और लोहगढ़ की लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि ही इज़ गोइंग टू कंसीडर शाह ए बेखबर। बेखबर कौन होता है? जिसको कोई खबर ही नहीं होती। द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बेखबर इज़ कॉल्ड द पर्सन, वो व्यक्ति जो होगा जिसे किसी चीज़ के बारे में खबर ही ना हो। तो हमारे यहाँ जैसे कह सकते हैं कि अस्पतालों की कंडीशंस कैसी है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वो आपको पता है। तो बेखबर की तरीके से काम किया जा रहा है, तो आप बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह सकते हैं। एंड ही वॉज कंसीडर ए शाह ए बेखबर बाय द डिफरेंट हिस्टोरियंस। और यहाँ पर खाफ़ी खान जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ये शाह ए बेखबर थे इनकी नीतियों की वजह से। थोड़ा बहुत ये अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं होता है, और लगभग 5 साल के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ के साथ ही हम देखते हैं कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराता है। और इतिहास जब दोबारा दोहराएगा तो फिर से पुत्रों के बीच में, इनके सन के बीच में लड़ाइयाँ झगड़ा होंगे, और लड़ाई झगड़े होंगे तो जहांदर शाह जो है सत्ता में आते हैं। लेकिन जहांदर शाह को जो सत्ता मिली है वो किसी की मदद के द्वारा मिली है, हेल्प के द्वारा मिली है। और वो हेल्प कौन कर रहे हैं? वो हेल्प कर रहे हैं जुल्फ़िकार खान। अब ये जुल्फ़िकार खान कौन है? तो देखिए, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि इस समय मुग़ल दरबार जो है वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। ये हम ऐसे कह सकते हैं 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। एंड दीज 3 ग्रुप्स आर मेकिंग द दैट मीन्स की वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये अपने आप को बहुत पावरफुल शो करते हैं। जिसके हाथ में ये पावरफुल होगा, जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा, उसी का व्यक्ति जो है सत्ता में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं इन द सिविल वॉर वन ऑफ द सन ऑफ द बहादुर शाह, वो जो है वो जीत जाते हैं, और उसे जो मदद मिल रही है वो जुल्फ़िकार खान के द्वारा मिल रही है। अब जुल्फ़िकार खान कौन है? तो क्या होगा कि वो हम थोड़ा आगे समझेंगे। एक्चुअली मुग़ल दरबार जो है वो कई ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। ग्रुप्स मतलब समूह, और ये समूह जो हैं वो अपने अपनी पावर को शो करते हैं। जो ग्रुप्स ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वो ग्रुप्स जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास करता है। हालांकि तो मुग़ल डायनेस्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप्स पर निर्भर हो जाती है, और इसीलिए जुल्फ़िकार खान को फर्स्ट किंग मेकर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड किंग मेकर भी देखेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जब जहांदर शाह की मदद की है, किसने? जहांदर शाह की मदद की है जुल्फ़िकार खान ने। एंड ही वाज अवॉर्डेड एज ए वज़ीर, है ना, उन्हें वज़ीर की पोस्ट दे दी जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि योग्यता जो है, दैट मीन्स जो व्यक्ति जो कैपेबल है, उसकी जो इग्नोरेंस है, उसकी क्वालिफिकेशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा। और ये सब कारण जो है मुग़ल डायनेस्टीज़ के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जहांगीर शाह द मुगल कोर्ट्स वर डिवाइड इन द फ्रैक्शनल्स। बहुत सारे दरबारों में विभाजित हो जाता है, और जब बहुत सारे दरबारों में विभाजित होगा तो हम उन ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक तो शिया कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स होते हैं, एंड ये जो है इसे ईरानी ग्रुप्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पर्शिया, ईरान के लोग जो हैं शामिल होते हैं। सेकंड ग्रुप जो है वो है तुरानी ग्रुप्स, ईरानी हो गया, दूसरा है तुरानी ग्रुप्स। और तुरानी ग्रुप्स में सुन्नी कम्युनिटीज़ के लोग होंगे। जनरली ये मध्य एशिया के तुर्की अफगानीज होंगे। तो वी कैन से दैट कि दीज आर द ट्रू ग्रुप्स दैट दे आर मेकिंग द पावर्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दैट मीन्स पावर यहाँ शो करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो ग्रुप्स ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा उसका व्यक्ति जो है शासक या सत्ता में आ जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर जाइए, और मध्य प्रदेश आपको याद होगा तो पिछले साल यहाँ पर सत्ता गिर गई। और सत्ता गिर गई क्यों गिर गई? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे देयर वाज द इन्फ्लुएंस बाय द 3 मेजर ग्रुप्स। वन ग्रुप नेम इज कॉल्ड द कमलनाथ ग्रुप्स, एंड द सिंधिया ग्रुप्स, एंड द Digvijay groups. And all these 3 major groups are making they are trying to, that means ठीक है, making the powers। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता में हम बने रहें, कौन सा ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा। अब उस ग्रुप में देखेंगे कमलनाथ जो है वो सत्ता को हासिल करने में कैपेबल होते हैं। तो लेकिन आगे चलकर क्या होता है? आगे चलकर ये होता है कि उस ग्रुप्स में से ही एक ग्रुप्स जो है निकल जाता है, जिसको हम सिंधिया ग्रुप्स कह सकते हैं, और सिंधिया ग्रुप्स जो है वो अपनी सरकार बना लेता है। तो ऐसा ही कुछ कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि द पावर इज गोइंग टू शिफ्टेड बिकॉज द
बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द ग्रुप्स। तो ईरानी पावरफुल होगा तो ईरानी व्यक्ति का शासक बन जाएगा, तुरानी होगा तो तुरानी की सरकार बन जाएगी, और एक और होता है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी ग्रुप्स जो है उसमें उसके अंतर्गत होंगे भारतीय मुस्लिम्स, जिनका जन्म जो है हिंदुस्तान में हुआ है, या इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर या कोई और धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया। तो जनरली ये क्या है, ओरिजिनली नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स भी जो है यहाँ पर इम्पैक्टिव होता है। तो मतलब मोटे तौर पर हम 3 ग्रुप्स को यहाँ देखते हैं, एंड ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर मेकिंग दैट मीन्स मेजर रोल्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल्स। तो दीज आर द दरबारी गुट्स, ये होंगे हमारे दरबारी गुट जो इस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं। अब होगा ये कि अभी तक जो है हम देखेंगे कि मोटे तौर पर ये वाले ग्रुप्स प्रभावशाली हैं, ठीक है। आगे चलकर मतलब जब हम जहांदर शाह से आगे बढ़ेंगे, वी विल सी द पावर ऑफ द हिंदुस्तानी ग्रुप्स। तो समय एक सा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं। जहांदर शाह जो है बहुत सारे टाइटल्स देते हैं अब जो हिंदू रूलर्स हैं। अब देखिए क्या है कि ये तो सब नाकारा होते हैं, जहांदर शाह है, बहादुर शाह, किसी को भी आप कह लीजिए। तो ये लोग क्या है कि राजपूत कम्युनिटीज़ का सपोर्ट चाहते हैं, और राजपूत कम्युनिटीज़ का सपोर्ट चाहते हैं तो क्या होता है कि राजपूत कम्युनिटीज़ के लोगों को या इंडियंस रूलर्स को अलग अलग टाइटल्स देते हैं। तो इंडियंस रूलर बाकी जो है इसमें खुश हो जाते हैं। तो ये जहांदर शाह जो है आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की टाइटल्स देते हैं, यहाँ गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है अजीत सिंह को, और जाट नेता चूड़ामन जो है छात्र बुंदेला के साथ भी वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाकर रखते हैं। तो मोटे तौर पर हम जहांदर शाह की पॉलिसीज़ को यदि हम देखें तो ही वॉज मेकिंग द फ्रेंडली रिलेशंस विद द इंडियंस रूलर्स एंड द इंडियन सरदार। जहांदीर शाह के टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि ये नाकारा हैं, नाकारा तो हैं, लेकिन इनका एक डांसिंग गर्ल लाल कुंवर नाम की एक महिला से इनके काफ़ी रिलेशंस होते हैं। अब लाल कुंवर जो हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपने आप को नूरजहाँ से कंपेयर करना शुरू कर देती है, और नूरजहाँ की तरह ही वो अपना नाम या अपना फ़ोटो या अपना जो है वो सिक्के पर लगाने की कोशिश करती। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो मोटे तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जहांदीर शाह इज़ वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डांसिंग गर्ल्स, ठीक है, जिनका नाम होता है लाल कुंवर, और वो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशंस में वो अपना इंटरप्शंस कर रही हैं। जब इंटरप्शंस किसी महिला के द्वारा यहाँ किया जाएगा तो मुग़ल दरबार जो है क्या वो सरवाइव कर पाएगा? आगे चलकर ये सब मुग़ल दरबार या मुग़ल डायनेस्टीज़ के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपने ग्रुपिज़म्स देख ही लिया है, और गुटबाजी का जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार का गिर जाना, बीजेपी की सरकार का बन जाना। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वी कैन से दैट दिस इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जहांदीर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। लंपट मूर्ख मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इनका जो काम है, उनका जो भी काम करने का तरीका, उसकी वजह से इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो एक हो गए शाह ए बेखबर, एक हो गए लंपट मूर्ख, और इन दोनों की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं फर्रुखशियर। डू रिमेंबर दिस पर्सन्स? या शायद आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी होगी क्योंकि इनकी चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। तो अगले मुग़ल बादशाह हैं इस क्रम में फर्रुखशियर, एंड फर्रुखशियर इज टेकिंग द पावर विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स। डू रिमेंबर दिस सैयद ब्रदर्स? हु वाज द सैयद ब्रदर्स? सैयद ब्रदर्स जो हैं वो 2 हैं, एक थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। याद करिए पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है कि सैयद ब्रदर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और मैंने उनके नाम की चर्चा नहीं की थी। अब वो समय आ गया है कि अब हम उनके नाम के बारे में डिस्कशंस करें। एक होते हैं अब्दुल्ला खान, जिन्हें फर्रुखशियर वज़ीर की पोस्ट देता है, और हुसैन अली जिन्हें मीर बख्शी की पोस्ट देता है। अब आप देख लीजिए, मीर बख्शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, एंड दीज 2 पोस्ट हैंडल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, एंड सैयद ब्रदर्स इज़ नथिंग बट दे आर बिलोंगिंग टू द हिंदुस्तानी ग्रुप। और हिंदुस्तानी गुट कौन सा है वो आप हम पीछे देख चुके हैं। तो हिंदुस्तानी गुट से संबंधित ये 2 खास व्यक्ति होते हैं, और ये मदद कर रहे हैं किसको? फर्रुखशियर को, कि भाई कि फर्रुखशियर को सत्ता में लाने के लिए। तो अब आप देखिए, हिंदुस्तानी ग्रुप इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और इस वजह से इन्हें कहा जाएगा सेकंड किंग मेकर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इन सच सिनारियो। आगे चलकर ये होता है कि जुल्फ़िकार खान, जो कि आपका जो पिछले ग्रुप्स का था, दूसरे ग्रुप्स का था, उसका क्या हुआ? तो फर्रुखशियर जैसी सत्ता आती है तो जुल्फ़िकार खान की जुल्फ़े काट दी जाती हैं, मतलब हम कह सकते हैं जुल्फ़िकार खान को मरवा दिया जाता है।
तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द जुल्फ़िकार खान। अब हम बात करेंगे फ़र्रुखशियर और हिंदुस्तानी गुट। अब देखिए, क्या ऐसा ही हमेशा बना रहेगा? नहीं, फ़र्रुखशियर भी रियलाइज़ करेगा कि मुझे जो है यहाँ पर जो है इन दो भाइयों के प्रभाव से मुक्त होना है, और जब इन भाइयों के प्रभाव से मुक्त होंगे तो कुछ सिनारियो बनेगा, और उस सिनारियो को हम जानते हैं दिल्ली की संधि के रूप में। ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेते हैं। किंग ऑफ द मारवाड़ अजीत सिंह मैरिड हिज डॉटर टू द फ़र्रुखशियर। अब देखिए, ये भी है, यहाँ पर राजपूत और मुगलों के बीच में रिलेशंस चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही सब चीज़ें चलती रहेंगी, और यहाँ पर एक घटना और होगी जो आपकी सिखों और मुगलों के बीच में देखने को मिलती है। गुरदासपुर के किले के पास में हम देखते हैं बंदा बैरागी को कैद किया जाता है। बंदा बैरागी वही है जो मुगलों से चैलेंज ले रहा है। ये सिख कम्युनिटीज़ का लीडर है और 11वां सिख अपने आप को कहता है, बट इनको मुगलों ने मान्यता नहीं दी। ही वॉज नॉट कंसिडर दैट कि एज ए गुरु ऑफ द सिख कम्युनिटीज़, और बाद में जाकर इसकी डेथ या इसको मरवा दिया जाता है। ही वॉज एसोसिएटेड बाय द मुगल्स कम्युनिटीज़। एक खास घटना फ़र्रुखशियर के टाइम पर होती है। फ़र्रुखशियर जो है वो बीमार हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वेंटिलेटर पर हैं, ठीक है, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इन्हीं के टाइम पर क्या होता है कि एक डेलीगेशन आता है, एंड दिस डेलीगेशंस वाज कमिंग अंडर द जॉन सरमन। अब देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि फ़र्रुखशियर जो है बीमार हैं, उनको क्या है कि मतलब एक सर्जरी की ज़रूरत है, और उनके शरीर में घाव हो चुके हैं, और इस वजह से आप देखेंगे ही वॉज वेरी दैट मीन्स इन ट्रबल। इसी समय एक डॉक्टर साहब जो है उनका प्रतिनिधि मंडल आता है, और वो डॉक्टर साहब का प्रतिनिधि मंडल दैट मीन्स हैमिल्टन है ना, मतलब एक्चुअली डेलीगेशंस जॉन सरमन की लीडरशिप में आएगा, और उसमें एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है हैमिल्टन, और हैमिल्टन जो है वो उनका इलाज कर देते हैं, तो इनकी एक सर्जरी कर देते हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर यूरोप में है ना, यूरोप में आप इस समय देखेंगे तो यूरोप में इस समय तक आते आते तक मोटे तौर पर आप देखें तो पुनर्जागरण हो चुका है, रेनेसा हो चुका है, और रेनेसा के होने की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट, साइंस के इन्वेंशन हो चुके हैं। क्या मेडिकल फील्ड में भी हुए? यस। विलियम हार्वे का नाम आपने सुना होगा, जो ब्लड सर्कुलेशंस की इन्वेंशंस करते हैं। तो आप मोटे तौर पर वहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि यहाँ तक आते आते तक सर्जरी जैसी चीज़ें थोड़ी सी डेवलप हो चुकी हैं, और एक छोटा मोटा जो है एक माइनर ऑपरेशंस, या कह सकते हैं एक छोटी सी सर्जरी, घाव है ना, जो फर्स्ट एड में हम करते हैं, ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पर सर्जन साहब ने कर दिया, और फ़र्रुखशियर का इलाज हो गया, एंड फ़र्रुखशियर इज़ बिकम वेरी हैप्पी। फ़र्रुखशियर जो है बहुत खुश हो जाता है, और फ़र्रुखशियर जब खुश हुआ है तो उसने बोल दिया कि जा कंपनी जी ले अपनी ज़िंदगी, हम तुझे देते हैं एक शाही फरमान, एंड दिस शाही फरमान इज़ नथिंग बट दिस कॉल्ड इज़ द मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी। ये कंपनी के फेवर में हुआ एक फरमान था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि फ़र्रुखशियर ने एक साइन कर दिया एक फरमान में कि जा कंपनी, हम तेरे को एक ड्यूटी फ्री दैट मीन्स ट्रेडिंग का ऑफ़र देते हैं, या कह सकते हैं रिलैक्सेशंस देते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्कन के एरिया में, गुजरात में भी आप जो है इस तरीके के व्यापार कर सकते हैं, हम आपको इस तरीके की एक परमिशन देते हैं। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ द सिचुएशंस व्हेन दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन द वॉर। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट। अब देखिए, मैं वही बार बोलता हूँ, ठीक है, जैसे आप हलवा बनाते हैं, मूंग का हलवा बना रहे हैं या गाजर का हलवा बना रहे हैं, लेकिन हलवा बनने के मतलब हलवा को बनने में लगभग समय लगता है, ठीक है, मतलब 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे आने के पहले, 1 घंटे शुरू होने, हलवा बनेगा मतलब आपका कुछ समय के बाद, लेकिन उसके पहले से ही उसकी महक या खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक महक आना शुरू हो जाएगी इस इंसिडेंट के द्वारा, एंड दिस इंसिडेंट इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड विद द 1757, एंड दैट 1757 इज़ ए रिमार्केबल डेट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ये आपको पता होगा। ये कंपनी का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कंपनी के फेवर में है ये, और मैग्ना कार्टा हमने पीछे देखा है, एंड ही वॉज कंसिडर्ड अपनी ये पॉलिसीज़ की वजह से फ़र्रुखशियर जो है घृणित कायर, डिस्कस्टिंग कोवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा हम उन्हें देखेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ के शासकों को किस तरीके से बेखबर है ना, दैट मीन्स ठीक है घृणित कायर, दैट मीन्स ठीक है बहुत ही कायर व्यक्ति होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि जहांगीर शाह को बोला गया है
कि ये तो जो है लंपट मूर्ख है। तो दिस इज़ द टाइटल्स वी कैन गिवन, ठीक है। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि पप्पू है ना, पप्पू कहा जा रहा है, फेकू कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। फर्रुखशियर के समय की एक खास घटना है दिल्ली की संधि, और ये दिल्ली की संधि जो है बालाजी विश्वनाथ के समय की होती है, और इसमें सैयद ब्रदर्स जो हैं वो पार्टिसिपेशंस करते हैं। और इस घटना को हम पिछले एपिसोड्स में समझ चुके हैं। मराठा में जाइए, मराठा की वीडियो में देखिए ये दिल्ली की संधि क्यों होती है, और ये दिल्ली की संधि मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठाओं के फेवर में होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस संधि का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्रुखशियर को हटाना होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि फर्रुखशियर जो है और सैयद ब्रदर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं। फर्रुखशियर चाहता है कि सैयद ब्रदर्स से फ्री हो जाएं, लेकिन यहाँ पावरफुल कौन है? सैयद ब्रदर्स हैं, और सैयद ब्रदर्स को इस बारे में पता चल जाता है, और सैयद ब्रदर्स जो है मदद लेता है किसकी? सैयद ब्रदर्स मदद लेता है बालाजी विश्वनाथ की, और सैयद ब्रदर्स इस मदद के द्वारा फर्रुखशियर को हटा देते हैं। तो यहाँ पर पावरफुल कौन है? सैयद ब्रदर्स हैं, ना कि फर्रुखशियर है। अब सैयद ब्रदर्स की ही मन की अगले शासक होंगे, जो वो चाहते हैं उसी को हम देखेंगे। और इस तरीके से आगे जो है 2 शासक देखने को मिलते हैं। ये कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे मैं थोड़ा फास्ट तरीके से स्किप कर लेता हूँ। और अभी तक हमने देखा है, यहाँ मुअज्जम को देख लिया है, जहांदर शाह को देख लिया है, ठीक है, फर्रुखशियर को जस्ट अभी हमने किया, और उसके बाद आएंगे रफ़ीउद्दर्ज़ात और रफ़ीउद्दौला। ये 10 और 11 नंबर पर रहेंगे। ये दोनों शासक बहुत ही कम समय के लिए आएंगे, हम इनको स्किप भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट रूलर द नेम इज़ कॉल्ड द मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीन कलर के होंगे ये, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रफ़ीउद्दर्ज़ात या रफ़ीउद्दौला जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इनके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है, ठीक है। आगे आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीन कलर के होंगे। रंगीन इसलिए होंगे क्योंकि इनका जो मिजाज है वो रंगीन है, आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। तो मुग़ल बादशाह जो पोस्ट मुगल्स हैं वो एकदम राहुल गांधी की तरह है, नाकारा है, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, दे आर नॉट मच कैपेबल टू हैंडल दिस बिग टेरिटरीज, ठीक है, उसको हैंडल करने में इतना सक्सेस नहीं होते। तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है रोशन अख्तर। ऋतिक रोशन का रोशन और जावेद अख्तर का अख्तर जोड़ दीजिए और ये बन गए रोशन अख्तर। इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वाइन है ना, दैट मीन्स, ठीक है, वुमेन, ठीक है, म्यूज़िक, इनका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इसी वजह से इन्हें रंगीला कहा जाता है। अब यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला भी चाहता है कि मुझे भी फ्री होना है सैयद ब्रदर्स के। तो देखो इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा है, और ये इतिहास ये कह रहा है कि मुझे जो है सैयद ब्रदर्स के पॉइंट के प्रभाव से फ्री होना है। अब सैयद ब्रदर्स के प्रभाव से फ्री होना चाहते हैं कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके लिए हमें किसी ना किसी बड़े व्यक्ति को लेके आना होगा, और इस वजह से ये लेकर आते हैं निज़ाम को, और निज़ाम की ये मदद लेंगे। इस तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला जो है निज़ाम के रोल को, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए निज़ाम की मदद ली, और निज़ाम जो है वो इस चीज़ में सक्सेस हासिल कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क ही आर्ग्यू द फॉल ऑफ द मर्डर ऑफ द सैयद ब्रदर्स, और सैयद ब्रदर्स को ख़त्म करवा दिया जाता है। तो अब देखिए कि समय ना एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से गुट जो हैं वो प्रभावशाली हो रहे हैं। कभी हमने जुल्फ़िकार खान को पावरफुल देखा, फिर उसके बाद हमने सैयद ब्रदर्स को देखा, और अब जो है जो किसी और का समय है, और वो है निज़ाम। अब निज़ाम जो है, निज़ाम को इस तरीके से वज़ीर का पद दे दिया जाता है। तो जैसा हम पीछे देखते आए हैं कि जो मुग़ल बादशाह की मदद कर रहे हैं वो सारे के सारे वज़ीर या अच्छी पोस्ट पर आ जाते हैं। लेकिन होता यह है कि वज़ीर का जो है पोस्ट पर इनका मन नहीं लगता निज़ाम का, और निज़ाम साहब जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? साउथ में चले जाते हैं, मतलब दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और दक्षिण में एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। दक्कन में चले जाते हैं, और नए राज्य की स्थापना करने का मतलब है यहाँ पर एक नया फाउंडेशन रखी जाती है, एंड दिस न्यू जो एरिया है उसे कहा जाएगा हैदराबाद। तो देखिए इसको कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। निज़ामुल मुल्क को आप कह सकते हैं हमारे हैं मनोहर पारिकर। डू रिमेंबर द प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति में आपने देखा था मनोहर पारिकर को सीएम के पद से हटाकर जो है क्या बना दिया गया था? डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी, रक्षा मंत्रालय दे दिया गया था।
लेकिन उनका मन नहीं लगा सेंट्रल में, और कुछ दिनों के बाद वो वापस जो है सीएम अपॉइंट कर दिए जाते हैं गोवा के। तो कुछ ऐसा सिनारियो आप निज़ामुल मुल्क से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है, लेकिन अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, और उस घटनाओं को कनेक्ट करना जो है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो निज़ामुल मुल्क जो है यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करते हैं और उसे मान्यता दी जाती है सेंट्रल के द्वारा, और सेंट्रल में है मोहम्मद शाह रंगीला। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बात है, मतलब उन्हें रक्षा मंत्री से सीधे सीएम बना दिया जाता है, इसके लिए सभी लोग एग्री होते हैं। ये हमने कहानी पीछे देखी है। मुग़ल बादशाह जो है इस बात से खुश होकर उसे आसफ़ जहाँ का टाइटल देते हैं, हम आपको गोवा का सीएम बना देते हैं। कुछ ऐसा ही टाइटल आपको दिया जा रहा है। तो अब आप रक्षा मंत्रालय नहीं, मतलब आप वज़ीर के पोस्ट पर नहीं रहोगे, अब आप जो है आसफ़ जहाँ या गोवा के सीएम के पद पर आ जाओगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। कहाँ पर आपको? निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क को कई और नाम से जाना जाता है। इनको आसफ़ जहाँ, निज़ामुल मुल्क, चिलमकलिज खां, जो कहना है कह लीजिए। तो बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं, इस वजह से मैंने एक साथ इन तीनों के नाम लिख दिए हैं। तो ये है आपकी निज़ाम की कहानी। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर जो, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रंगीन मिजाज के होते हैं। तो रंगीन मिजाज में उनका जो प्रभाव है उन पर रहमीनुसा को की जिनके नाम से जाना जाता है, वो महिला जो हैं वो इन पर प्रभाव ज़्यादा होती हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे जब हमने देखा है कि निज़ाम जो है वज़ीर के पोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, और इस वजह से रंगीला जो है सादत या सुआदत खान को जो है वो वज़ीर अपॉइंट करते हैं। सादत खान इज़ नथिंग बट दैट मीन्स द नवाब ऑफ द अवध। अवध एक ख़ास इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मुग़ल डायनेस्टीज़ का, और ये मुग़ल डायनेस्टीज़ के जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर नवाब। और अवध के नवाब जो हैं वो दिल्ली में मुग़ल बादशाह के अंतर्गत जो है वो वज़ीर की पोस्ट होल्ड करेंगे। तो वज़ीर कहे जाते हैं और अवध के नवाब भी कहे जाते हैं, वो यही होगा। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम तक आते आते तक मुग़ल डायनेस्टीज़ में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब ये वो दौर है जब आप देखेंगे कि मुग़ल डायनेस्टीज़ के डिसइंटीग्रेशंस का दौर शुरू हो चुका है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल डायनेस्टीज़ इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द मोहम्मद शाह रंगीला। तो आप देख रहे हैं कि देखिए गुटबाजी हो रही है ना, अय्याशी का दौर चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो रही हैं, यू आर नॉट डूइंग सच ए दैट मीन्स गुड जॉब एज द प्रीवियस रूलर्स आर डूइंग। स्टेट्स फ्री हो रहे हैं और कुछ स्टेट्स यहाँ पर फ्री हो जाएंगे, वो हम थोड़े थोड़े देखेंगे। तो देखिए एक तो शादत अली खान का जो है आपका निज़ामुल मुल्क का जो स्टेट है वो आपका फ्री हो चुका है। और निज़ामुल मुल्क ने क्या किया है, निज़ामुल मुल्क ने जो है वो हैदराबाद की स्थापना कर दी है। तो हैदराबाद की स्थापना हो चुकी है, और हैदराबाद की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी तरीके से कुछ बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। बंगाल के बाद आपको कुछ इसी तरीके से अवध में भी देखने को मिलेगा। तो अवध में भी एक स्टेट्स बन जाती है एंड दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द अवध। और इसमें शुरुआत की जो श्रेय जाता है वो सादत खान को जाता है। तो ये सादत खान ही बाद में जाकर नवाब बनते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखिए, नवाब और वज़ीर आप कह सकते हैं। ये कहानी इस तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं। मोटे तौर पर एक लाइन में कहा जाए कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ही हम देखते हैं कि मुग़ल डायनेस्टीज़ जो है वो अपने डिसइंटीग्रेशंस के दौर से गुजर रही है। और इस पर एक कील और ठोक देते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मराठा डायनेस्टीज़ है वो भी दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। जैसे मेरे आसपास यहाँ कुछ कौवे हैं और वो मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ही इज़ गोइंग टू कमिंग इन इंडिया इन दिल्ली, और वो दिल्ली में अटैक करते हैं। और ये कहानी हम पीछे भी देख चुके हैं। चीते की चाल और बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बाजीराव फर्स्ट का टाइम था, और ये बाजीराव फर्स्ट का टाइम, ग्लोरियस टाइम, गौरवशाली टाइम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बाजीराव फर्स्ट ने किस तरीके से 500 घुड़सवार के साथ मोहम्मद शाह रंगीला का रंग उड़ा दिया था।
और क्या घटना होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना इनके टाइम पर और होने वाली है, और वो घटना है भारत में नादिर शाह का आक्रमण। डू यू रिमेंबर द नादिर शाह? हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन किया था नादिर शाह के बारे में। आज वो समय आ चुका है कि नादिर शाह को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें। नादिर शाह वॉज कंसिडर द नेपोलियन ऑफ द ईरान। ईरान के अफसारिद वंश का ये शासक होता है और इसे ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो वही काम जो नेपोलियन ने किया है, वही काम जो समुद्रगुप्त ने किया है, वही से आप कनेक्ट करके देख लीजिए। ही वॉज कंसिडर्ड द नेपोलियन ऑफ द ईरान। ओके साहब, ठीक है, देखते हैं। और ये जो है अपने आप को इस वंश से जोड़कर देखता है, और ख़ास बात है ही इज़ गोइंग टू इन्वेड इन इंडिया, दैट इज़ 1739। समय है मार्च का, और मार्च में ये लड़ाई जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। लेकिन दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले जो है वो करनाल की लड़ाई लड़ते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं ये आक्रमण जो है वो मुग़लों के पतन के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है। याद करिए, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको बताया था कि मुग़ल डायनेस्टीज़ के वीक रूलर, कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र, ये सब तो हैं ही, और उस पर इकोनॉमिक कंडीशंस और डाउन हो जाएगी। और इकोनॉमिक कंडीशंस में एक तमाचा, एक घटनाक्रम देखने को मिलता है किसके समय पर, जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करते हैं। तो आक्रमण जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। नादिर शाह के आक्रमण में ऐसा कहा जाता है कि जो तकरीबन 82,000 करोड़ रुपए है जो है वो लूटा जाता है। अब आप देख लीजिए, इतना पैसा, इसमें से 1,000 करोड़ भी मिल जाए तो आप जो है वो छोड़ दें और अगले दिन से बोलें कि सर अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं समझने के लिए। और इस तरीके से ये जो है द डिफीट ऑफ द बैटल ऑफ द करनाल वॉज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आप यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि नादिर शाह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब अदा कर रहा है मुगल डायनेस्टीज़ के पतन के लिए। एंड ही वॉज कैप्चरिंग, ही वॉज दैट मीन्स, ठीक है, थ्रोन पिकॉक, जो आपका पिकॉक थ्रोन है उसको भी अपने साथ लेके चला जाता है। तो वो कहानी को अब हम समझते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर एक आक्रमणकारी आ रहे हैं, उस आक्रमणकारी का नाम है ईरान का नेपोलियन। द नेम इज़ कॉल्ड द नादिर शाह, एंड ही वॉज कमिंग टू फॉट द बैटल ऑफ करनाल। 13 फरवरी 1739 का समय है, करनाल की लड़ाई लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई को रोकने के लिए, इस लड़ाई में नादिर शाह को रोकने के लिए मुग़ल बादशाह रंगीला जो है अपना सेना और निज़ाम को वहाँ भेजता है। निज़ाम याद करिए, वही उसका दोस्त या कह सकते हैं, ठीक है, जो उसकी मदद कर रहा है। और ये बोला जाता है कि भाई आप जो है वापस चले जाओ। निज़ाम मतलब दैट मीन्स, ठीक है, एग्री कर लेता है किसको, नादिर शाह को, भाई 50 लाख लीजिए और आप चले जाइए, और ये मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करके आप चले जाओ। ठीक है साहब। तो 50 लाख रुपए जो है युद्ध हर जाने के रूप में जो है नादिर शाह को दे दिया जाता है, और नादिर शाह जो है एग्री हो जाते हैं और वो वापस जाने के लिए होते हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेंसीज और षड्यंत्रों का दौर यहाँ नहीं थमेगा, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सादत खान। सादत खान याद करिए, दैट इज़ द पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू द अवध। और अवध का ये नवाब जो है वो क्या करता है, नादिर शाह को बोलता है कि आप लोगों को, आपको जो 50 लाख में जो है वो तो बेवकूफ़ बना दिया, आप थोड़ा दिल्ली तरफ आइएगा, दिल्ली पर यदि आएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 करोड़ रुपए मिलेगा। ऐसा समझने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट 50 लाख से 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा पैसा है। ओके साहब, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिल्ली जो है वो आप यदि आक्रमण करने आते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, 50 लाख में तो आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही समझ में आया, ये तो जुमला टाइप से हो गया आपके साथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नादिर शाह जो है वो दिल्ली की ओर मार्च करता है, और ये मार्च में ही मार्च करने की ओर आ जाता है। 20 मार्च दैट इज़ द टाइम जब 1739 में जो नादिर शाह है दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, और दिल्ली में जब आक्रमण करते हैं, दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला का रंग उड़ जाता है। मार्च के समय पर होली का समय ही होता है। तो मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं, रंगीला जो है वो भाग जाता है। रंगीला जो है वो मौका देता है नादिर शाह को, वो कुछ डिफेंसिव काम नहीं करता, कुछ आक्रामक काम नहीं करता, और इस वजह से बाकायदा 60 दिन तक जो है इत्मीनान के साथ नादिर शाह जो है दिल्ली को लूटने का काम करते हैं। लेकिन 50 करोड़ रुपए नहीं मिला। यमुना की नदियों में जो है वो पानी जो है वो लाल हो जाता है, खून के रंग से जो है यमुना जो है बहना शुरू हो जाती है, लेकिन 50 करोड़ रुपए नहीं मिले। तब ढूंढा जाता है कि वो भैया कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिसने कहा था कि 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जब नाम आता है सादत अली खान का। ओके, ठीक है, ये व्यक्ति कहाँ पर है, ये मिलेगा अवध में। चलो ठीक है, तो अवध की ओर मार्च करते हैं।
और अवध की ओर मार्च करते हैं। इन सच कंडीशंस जो है वो क्या करता है, ठीक है, सादत अली खान को जब ये पता चलता है कि ओके मतलब यहाँ पर तो मुझे तो अब जो है इसका डर है, और इस तरीके से वो क्या करेगा, सादत अली खान जो है ब्लू व्हेल का गेम खेलेगा और निपट जाएगा, मतलब सुसाइड कर लेगा, क्योंकि भाई खौफ है नादिर शाह का, और नादिर शाह इज़ वेरी वेरी दैट मीन्स पावरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और वो उसका खौफ ही जो है, जब उसको पता चलता है कि भाई ये 50 करोड़ की वसूली के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो भैया इसके सामने इससे एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, एंटरटेनमेंट होगा और सुसाइड कर लेते हैं। दैट मीन्स तो ब्लू व्हेल का गेम एक चला था, ठीक है, आपने देखा होगा, जिसमें यंगस्टर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो है सादत अली खान जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक कहानी है नादिर शाह की, और नादिर शाह जब जो है अवध से थोड़ा बहुत वसूली करने की कोशिश करता है, फिर दिल्ली वापस आता है, और दिल्ली में वापस जाते जाते जो है वो एक चेयर उठा कर लेके चला जाता है जिस पर बादशाह बैठता है। उसको बोला जाता है कि ये चेयर है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। बोला ठीक है, इसको उठा के लेके चलो, इसमें एक हीरा जड़ा हुआ है। बोला कोई बात नहीं है, एक काम करो, इस चेयर को भी उठा के लेके चलो, क्योंकि ये हीरा नहीं निकल रहा है। तो मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, ही वॉज कैप्चरिंग द थ्रोन पिकॉक्स, ठीक है, विद द एंड दिस पिकॉक या दिस जो भी आपका जो चेयर है उसको कहा जाता है तख्ते ताउस। और इस समय नादिर शाह का सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली। नाम तो सुना ही होगा, फोटो तो देखा ही होगा। एंड ही वॉज कंसीडर्ड द पर्ल ऑफ द एरा ऑफ द पर्ल्स, युग का मोती कहा जाता है, दुर्र दुरानी कहा जाता है, और इस तरीके से इनको एक संज्ञा दी गई है। तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि हमें संजय दत्त यहाँ मिल चुके हैं। तो अहमद शाह अब्दाली इज़ नथिंग बट दैट इज़ द पर्सन हु वॉज टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द 1761 बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। और बैटल ऑफ पानीपत थर्ड का बैकग्राउंड्स और कहानी और सिचुएशंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इस तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर ही जो है वो सिचुएशंस बन चुकी हैं, क्रिएशंस हो चुके हैं। इसको मराठा की डायनेस्टी से थोड़ा सा कनेक्ट करके रखिएगा, अदरवाइज़ जो है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं। तो मोटे तौर पर मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो आपको यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे अहमद शाह। अब देखिए ये वही हैं, ठीक है, ये सिचुएशंस वही बन रही हैं जो हमने बैटल ऑफ पानीपत थर्ड के समय पर देखी थी। अहमद शाह जो है रंगीला का एक वीक रूलर होता है, बहुत ही कमज़ोर शासक होता है, और इस तरीके से हम देखते हैं ही वॉज कंसीडर्ड एज ए पपेट, ठीक है। ये क्या होता है, इनकी मदर जो होती हैं ऊधम बाई, वो बहुत ज़्यादा ऊधम मचाती हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या है कि उनके पपेट के तौर पर काम करते हैं। मतलब मोटे तौर पर यहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिक्स में हो जाता है, और उसमें महिला का नाम है ऊधम बाई, और ऊधम बाई बहुत ज़्यादा ऊधम बनाएंगी करेंगी। और ऊधम बाई हैज़ ए पैट्रोनोज एज ए इन्यूच जावेद खान हु टेक द मनसब ऑफ द 7000 टाइटल ऑफ द नवाब बहादुर। अब होता ये है कि ऊधम बाई जो है ऊधम मचाते हुए एक जावेद खान नाम का व्यक्ति होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, एक नवाब बहादुर का टाइटल दे दिया जाता है। मतलब नवाब बहादुर मतलब कुछ बड़ा पोस्ट होगा, ठीक है। और मोटे तौर पर इससे आप समझने की कोशिश करिए, 7000 का मनसब दे दिया जाता है। तो 7000 का मनसब आप याद करिए कि रॉयल फैमिली के लोगों को ही मिलता था 5000 से ऊपर, और इसको 7000 का मनसब दे दिया। मतलब यहाँ तो रेवड़ी के दाम में जो है वो आपको सारी चीज़ें बिकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए मुग़ल दरबार जो है इसकी सिचुएशंस कितनी मतलब दयनीय हो चुकी हैं। जो मुग़ल दरबार अपने ग्लोरियस टाइम पीरियड में था, अकबर और शाहजहाँ और आपके बाबर या बाकी टाइम पर। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सफदरजंग को नया वजीर बना दिया जाता है। अब ये सफदरजंग भी जो है गड़बड़ करते हैं। तो मोटे तौर पर यहाँ पर कॉन्फ्रेंसीज होती है, और इस कॉन्फ्रेंसीज को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है। तो देखिए ये कॉन्फ्रेंसीज को इस तरीके से समझते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह सत्ता में आए, और अहमद शाह के समय पर उनकी मदर जो है ऊधम बाई जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशंस कर रही हैं। अब ऊधम बाई ने क्या किया है कि एक जावेद खान जो एक इन्यूच होते हैं, दैट मीन्स हिजरा होते हैं, दैट मीन्स ठीक है इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, और वो उन व्यक्ति को जो है एक नया पद दे दिया जाता है, 7000 का मनसब और नवाब बहादुर का टाइटल। और ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब ये बहुत बड़ी पोस्ट जो दे दी जाती है, और अहमद शाह के टाइम पर ही वज़ीर जो है सफदरजंग होते हैं, और सफदरजंग क्या करता है, इस जावेद खान को मरवा देता है। तो जावेद खान निपट गए। अब जावेद खान निपट गए तो सफदरजंग को भी जो है वज़ीर के पद से हाथ धोना पड़ता है, और अगला वज़ीर आ जाता है इमाद उल मुल्क। और ये इमाद उल मुल्क और ज़्यादा खतरनाक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इमाद उल मुल्क क्या करेगा, वो सबको निपटा देगा, ठीक है। तो ये क्या करने वाला है, ये खास रोल अदा करने वाला है। तो ये कहानी को मैंने इस तरीके से समझा दिया फ्लो चार्ट्स के माध्यम से। ये जो पिछले स्लाइड जो मैंने स्किप कर दी है, ये उसी में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और सत्ता में कौन आते हैं, आलमगीर। अब याद रखिएगा इमादुल मुल्क को, इमादुल मुल्क क्या करने वाला है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। अब होता ये है कि
इमादुल मुल्क जो है वो वज़ीर को ही निपटा देता है। और वज़ीर कौन थे? हमारे अहमद शाह। और अहमद शाह को जेल में मारने के बाद इमादुल मुल्क जो है अजुद्दीन या आलमगीर को अगला बादशाह बता। अब देखिए फिर पावरफुल, कहाँ हमने देखा था जुल्फ़िकार खान पावरफुल थे, फिर हमने निज़ाम को भी देखा, अब आज की डेट में पावरफुल कौन हो चुका है? हमारा इमादुल मुल्क। तो सत्ता जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और मुग़ल बादशाह जो है वो फुटबॉल की गेंद की तरह हो चुके हैं और जहाँ जिसके व्यक्ति के पास मौका मिलता है वो लात मार देता है। और इस समय फुटबॉल की जो दैट मीन्स जो फुटबॉल है उस पर लात मारने का काम कर रहे हैं कौन? इमादुल मुल्क। और इमादुल मुल्क जो है फिर बाद में क्या कर देगा? आलमगीर को मरवा देगा। तो आप देखिए मतलब इतनी ज़्यादा दैट मीन्स ठीक है वीक पोजीशन हो चुकी है मुग़ल बादशाह कि कोई भी उसे मार दे रहा है। मतलब ये कोई मतलब देख रहे हैं आप इमादुल मुल्क के समय पर हम देखेंगे तो इमादुल मुल्क इज़ वेरी वेरी पावरफुल। उसकी जो बॉडी है उसको मरवा दिया जाता है और लाल किले के पीछे फेंक दिया जाता है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है जैसे भारत में जो है शवों को गंगा नदी में बहा दिया जा रहा है। आज की स्थिति को तो आप फैमिलियर होंगे कि किस तरीके से बहुत ही दयनीय कंडीशंस आती हैं। आलमगीर इज़ वेरी वेरी फेमस। ठीक है, ये कहा जाता है कि इन्हीं के समय पर 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। और बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हमने डिटेल में अभी नहीं समझा है, इसका बैकग्राउंड हम समझेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बैटल ऑफ प्लासी के समय पर दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में आलमगीर थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगले बादशाह हैं शाह आलम। शाह आलम जो है 1759 से 1806 के बीच में होंगे और शाह आलम के समय पर बहुत सी खास घटनाएं होती हैं और उस घटना का नाम हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानेंगे। तो हम बैटल ऑफ बक्सर को पहले डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कनेक्शंस को जोड़िएगा और यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। शाह आलम और उसके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे वो सब पपेट के रूप में होंगे और वो या तो पपेट होंगे मराठाओं के या हम देखेंगे अंग्रेज़ों के। और आप देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशंस देखने को मिलती। अब यहीं पर हम देखेंगे कि शाह आलम के शासनकाल के दौरान इमाद ने अहमद शाह अब्दाली के, अब देखो क्या सिचुएशंस बन रही। देखिए यहाँ पर वज़ीर है इमादुल मुल्क और बादशाह है शाह आलम। और इसी समय पर हम देखते हैं, देखिए इनके टाइम पीरियड पर गौर फरमाइएगा। और इसी समय पर हम देखते हैं कि बाहर से इन्वेडर आना शुरू हो जाते हैं और यह हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है मराठाओं के टाइम पे। मराठाओं के टाइम पे जब हमने देखा है कि किस तरीके से जो अहमद शाह अब्दाली है लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है और जब भारत पर आक्रमण करेगा तो इमादुल मुल्क मदद लेगा किसकी? जो है वो मदद लेगा मराठाओं की। और मराठाओं के साथ एक, तो देखिए अब मराठा या आप ऐसे कह सकते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के पीछे का एक कारण और मिल रहा है आपको। तो बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई जो है वो इस वजह से भी होती है कि अहमद शाह अब्दाली जो है मराठाओं से संधि करते हैं कि भाई आप जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करें। और हमने देखा ही था कि मराठा जो है दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। 1752 में एक ट्रीटी हुई थी, इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक सिचुएशंस बन रही है और इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि इमादुल मुल्क जो है वो मदद ले रहा है मराठाओं की और मराठा जो हैं दिल्ली के पॉलिटिक्स में इंटरप्ट कर रहे हैं और उधर से अटैक करने वाला है अहमद शाह अब्दाली। और इस तरीके से हम देखते हैं दिस इज़ द सिचुएशंस ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। ये कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीर बख्शी के पोस्ट पर जो है नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन हम देखेंगे आगे चलकर अहमद शाह बंगुस जो है मराठा के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। ये कहानी बनती है बैटल ऑफ पानीपत की। चलते हैं बैटल ऑफ पानीपत में पानी भरने और 14 जनवरी 1761 दो पावर जो हैं आपस में लड़ाएंगी और ये दो पावर के बारे में हमने और बखूबी समझ चुके हैं। तो मोटे तौर पर ये युद्ध जो है लड़ा जा रहा है, लेकिन शाह आलम है वहाँ पर, लेकिन शाह आलम का इतना खास रोल नहीं होता, लेकिन लड़ाई इसी चक्कर में हो जाती है। तो वी कैन से दैट देयर वाज अ बैटल इन बिटवीन द मराठाज एंड द अहमद शाह अब्दाली और मराठा यहाँ हार जाएंगे। और इस तरीके से आप सिचुएशंस देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है खास घटना देखने को मिलती। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत अब्दाली अपॉइंटेड नवाब खान रोहिल्ला एज ए वज़ीर। अब देखिए बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुग़ल डायनेस्टीज़ में जो वज़ीर की पोस्ट है उस पर कौन रहेगा? उस पर रहेगा हमारा प्रतिनिधि, मतलब अब्दाली का। इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की जो सत्ता है उसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल रहेगा। और दूसरा हम देखेंगे कि गुलाम कादिर जो है उनका भी राइज होता है। तो गुलाम कादिर और नवाब खान रोहिल्ला
जो है वो मुग़ल पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। अब बाकी को तो आप भूल जाइए, लेकिन आप गुलाम कादिर को ज़रूर याद रखिएगा। गुलाम कादिर आगे चलकर क्या करने वाला है, बहुत ही ख़ास रोल अदा करने वाला है। और शाह आलम के समय पर ही हमें एक लड़ाई देखने को मिलेगी, बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 के इस बैटल ऑफ बक्सर में 3 पावर जो हैं वो अपनी एक अलाइंस बनाती हैं और इस अलाइंस को हराता है कैप्टन मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेना का हेड है। 22 October 22 October 1764, and this battle was in between the three power, and three power is called Shah Alam, मीर कासिम एंड शुजा-उद-दौला। ये तीनों मिलकर जो है अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की कोशिश करते हैं और ये कंपनी जो है वो इस अलायंस को हरा देती है। ठीक है, तो ये कुछ बैटल ऑफ बक्सर होता है और बैटल ऑफ बक्सर का सिचुएशन या सिनारियो या बैकग्राउंड जो है वो हम बंगाल के दौरान समझेंगे, लेकिन इस बैटल ऑफ बक्सर की वजह से क्या घटनाक्रम होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद आफ्टर BOB वी विल सी देयर आर द 2 ट्रीटीज़। 2 ट्रीटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 1764-65 है ये एक्चुअली, ये टाइम सबसे पहले तो ये 1665 आ गया, एक्चुअली 1765 है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि वी विल ऑब्जर्व द 2 ट्रीटीज़। 2 आपको संधि देखने को मिलेंगी, एक इलाहाबाद की पहली संधि होगी, एक इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी। ये पहली संधि जो है इसमें कौन हारता है, इसमें आप देखेंगे इलाहाबाद की पहली संधि में मुग़ल बादशाह और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी और ये दूसरी संधि जो है अवध और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी। अब होता ये है कि इस संधि के द्वारा कुछ एक्सचेंज किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि अंग्रेज और अवध के बीच में होती है और अवध से ये 2 चीज़ें ले ली जाती हैं, कड़ा और इलाहाबाद, और ये 2 चीज़ें लेकर जो है किसको दे दी जाएंगी, शाह आलम को दे दी जाएंगी। और शाह आलम को बोला जाएगा कि अब आप यहीं रहिए, अब आप दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली में कौन था, मुग़ल बादशाह, और मुग़ल बादशाह को अब जो है कड़ा और मानिकपुर या इलाहाबाद के आसपास जो है वहीं पर रहने दिया जाएगा। इस संधि के द्वारा जो है नवाब से कंपनसेशन लिया जाता है कि तुमने ही युद्ध करवाया है और 53 लाख रुपए 53 लाख रुपीज़ आपको वॉर कंपनसेशन देना होगा। इसी में से कुछ पैसा जो है वो दे देते हैं पेंशनर के तौर पर शाह आलम को। अब मुग़ल बादशाह नहीं रहा है, अब हम आपको पेंशन देंगे और अब आप टेंशन ना लीजिए। और अंग्रेज़ों की नीति हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। याद करिए मराठा का वो सेक्शन जब हमने देखा था कि वो बाजीराव सेकंड को पेंशन देते हैं। बाजीराव सेकंड को पेंशन क्यों देते हैं, ताकि वो डायनेस्टीज़ वो ख़त्म हो जाए और उसको रिटायरमेंट की ओर लेके चले जाएं। और इस तरीके से ये अंग्रेज़ों की नीति जो है वो हम पीछे से देखते आए हैं और यहीं पर भी जो है मुग़ल बादशाह जो है उसको पेंशनर बना दिया जाता है। इस तरीके से मुग़ल डायनेस्टीज़ अब वेंटिलेटर पर है, जस्ट अबाउट टू फिनिश, ख़त्म होने वाली है। और इस तरीके से ये इसका सहायक बन जाएगा, दैट मीन्स ठीक है अवध जो है उसका सहायक बन जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मुग़लों से दीवानी राइट्स जो है बंगाल और बिहार के ख़रीद लिए जाते हैं। अब ये दीवानी राइट्स क्या है, थोड़ा सा हम उसको आगे समझेंगे। तो मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इन 2 संधि के द्वारा दीवानी फंक्शन और निज़ामत फंक्शन जो है जो अंग्रेज कंपनी को मिल जाते हैं। अब दीवानी फंक्शन और निज़ामत फंक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या है, आप लोगों ने अपनी गाड़ी की पार्किंग की होगी, कार या बाइक की, और कार और बाइक की पार्किंग के दौरान आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठा होता है, जिसको मैं ए प्लेस कर देता हूँ, और एक व्यक्ति जो है आपकी गाड़ी को लगवाने के लिए कुछ इस जगह पर घूमता रहता है। तो जब आप गाड़ी पार्क करने जाते हैं तो आपकी गाड़ी के लिए जगह या स्पेस कौन बनाता है, ये इधर वाला बनाता है। ठीक है, तो ये जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा आप कह लीजिए। और ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन देखेगा, वो नवाब देखेगा, या कह सकते हैं कि निज़ामत फंक्शन इसको कहा जाएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। लेकिन जब आप गाड़ी अपनी घर से जब अपनी गाड़ी जो है पार्किंग से लेकर जाते हैं तो लास्ट में पैसे कलेक्शन का काम कौन करता है, यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, और ये है रेवेन्यू कलेक्शंस। तो मोटे तौर पर जो व्यक्ति आपकी गाड़ी पार्किंग में हेल्प कर रहा है वो है निज़ामत फंक्शन, और जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वो है दीवानी फंक्शन या कलेक्टिंग रेवेन्यू।
मतलब मोटे तौर पर हम ऐसे कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखा जाएगा नवाब के द्वारा, और पैसा वसूली कौन करेगा? पैसा वसूली जो है वो करेगा आपका कंपनी। तो कंपनी इस तरीके से जो है दो सिस्टम लेकर आती है, निज़ामत फंक्शंस और दीवानी फंक्शंस वो दोनों ले लेती है, और वो कुछ पैसा जो है बंगाल के नवाब को दे देती है, और बंगाल का नवाब जो है एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो देखता है, लेकिन पैसा जितना रेवेन्यू आएगा वो सब कंपनी के हाथ में आएगा। एंड दीज टू कंसेप्ट दैट मीन्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज हैंडल्ड बाय द बंगाल एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू इज हैंडल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दिस कनेक्शंस दैट मीन्स कि दो अलग अलग लोगों के पास हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द द्वैत सिस्टम या ड्यूल गवर्नेंस ऑफ द बंगाल। बंगाल में इस तरीके से जो है द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है, और ये द्वैत शासन की शुरुआत जो है बंगाल में लूट का काल कहा जाता है। ये कब तक चलेगा? जब 1773 में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, मोटे तौर पर इसको 1773 आप देख लीजिएगा। तो ये ड्यूल गवर्नेंस कब तक चलेगा? जब तक कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता, और रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आएगा। एंड दिस सिचुएशंस, इस समय तक जो है बंगाल में लूट का काल चलता है, द एरा ऑफ द लूट्स इन द बंगाल, और ये बहुत ही ज़्यादा दैट मीन्स थी कि क्राइसिस वाली कंडीशन होती है बंगाल में। ये है कहानी बंगाल की, और ये है कहानी बैटल ऑफ बक्सर की। शाह आलम को कहाँ बोला जाता है? अब आपको रहना है इलाहाबाद में, आप इलाहाबाद में ही रहेंगे, और इलाहाबाद में ही रहेंगे। ऐसी सिचुएशंस दी जाती है शाह आलम को। शाह आलम इलाहाबाद में हैं और वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये है ट्रीटी हमने देखी थी, और इस तरीके से हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं जो है इलाहाबाद में है, और वो इसके बाद जो है अंग्रेज़ों का पेंशनर बन जाता है। लेकिन बाद में 1772 में 1771 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1771 1772 में सिंधिया की मदद से वापस जो है दिल्ली में आता है। तो ये है शाह आलम की कहानी, और ये है शाह आलम की। अभी देखो इसकी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब गुलाम कादिर याद है, गुलाम कादिर क्या करेगा? 1780 में शाह आलम को ब्लाइंड कर देगा, अंधा कर देगा। बोले तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं लग रही हैं, एक काम करो, ठीक है, इसकी आंखें निकाल लो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शाह आलम बाद में जाकर 1803 में जो है दिल्ली की सत्ता जो है अंग्रेज़ों के सामने दैट मीन्स सरेंडर कर देगा। तो 1803 वो समय याद रखिएगा जब अंग्रेज़ों के हाथ में दिल्ली चली जाती है, और ये है वो दौर जब हम देखते हैं कि शाह आलम की हत्या भी हो जाती है। तो शाह आलम बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक शासन तो करते हैं, लेकिन उनकी हालत कैसी हो चुकी है अब आप समझ चुके होंगे। शाह आलम के बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहेंगे। तो द लास्ट ओवर मुगल रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टीज इज़ कॉल्ड द शाह आलम। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है अगले बादशाह आएंगे, और अगले बादशाह हैं अकबर सेकंड।